Hello students, I welcome you all to the class. Myself Sumera. In today's class, we are going to discuss about Unit 1, Part D portion. Topic is National Values enshrined in the Indian Constitution. In last class, we have completed Part D till Savitribai Phule. In today's class, we are going to discuss the remaining portion. National values as enshrined in the Indian Constitution: socialism, secularism, justice, liberty, democracy, equality, freedom with special reference to education. So let's get started. नेशनल वैल्यूज एज एंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वैल्यूज क्या होता है? व्हाट इज वैल्यूज? वैल्यूज होता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए रॉन्ग है, उसको हम बोलते हैं वैल्यूज. वैल्यूज के साथ जब एक और वर्ड ऐड हो जाता है नेशनल, तो नेशनल वैल्यूज का मतलब क्या है? नेशनल वैल्यूज का मतलब है कि किसी कंट्री के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वहाँ पे गवर्न कर रहा है लोगों पे, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या रूल है, गवर्नमेंट किस बेस पे बनती है, उनको हम बोलते हैं नेशनल वैल्यूज. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. फॉर एग्जांपल, एक गेम होती है, ठीक है, जो हम खेलते हैं. कोई भी हो गई गेम, कोई भी क्रिकेट हो सकती है, जो फुटबॉल हो सकती है. मतलब गेम, कोई भी गेम हो सकती है. इमेजिन अ गेम विदाउट रूल्स. इमेजिन करो कि हम एक ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. गेम जब स्टार्ट होगा, कब कौन आउट हो जाएगा, ठीक है. जैसे यहाँ पे क्रिकेट की बात करूँगी, तो यहाँ पे ये विकेट हो गई, यहाँ पे बॉल मार दिया तो आउट. रूल तो यही है ना, आउट है. बट यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रूल नहीं होगा तो क्या होगा? आप एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाओगे, ठीक है. तो क्या ये गेम सक्सेसफुल रहेगा? नो, बिकॉज वहाँ पे रूल ही नहीं होगा, चीज़ें हौच पौच हो जाएंगी. तो अगर हमें गेम को सक्सेसफुल बनाना है, गेम को गेम की स्पिरिट में खेलना है, तो हमें रूल्स चाहिए रहे होंगे, ठीक है. रूल्स चाहिए हमें. रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ रूल्स गेम वुड नॉट बी अ गेम. जिस तरह से गेम में एक टीम होती है, उसी तरह से सोसाइटी होती है. जिस तरह से गेम में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, आपको गेम अच्छी लगती है. इसी तरह से अगर सोसाइटी को सही रूप से सर्वाइव करना है, सोसाइटी को सही तरीके से आगे तक चलाना है, तो हम ये सोचते हैं कि कुछ रूल्स हों, जिन रूल्स की सारे लोग रेस्पेक्ट करें और सोसाइटी में पीस बनी रहे, ठीक है, स्टेबिलिटी बनी रहे, उन्हीं चीज़ों पे काम करते रहे, ठीक है. जैसे गेम को सक्सेसफुल बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है, इसी तरह से लार्ज स्केल पर अगर सोसाइटी को सक्सेसफुल बनाना है, सोसाइटी को सही तरीके से गवर्न करना है, तो लार्ज रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी हैं, ठीक है. अगर हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करेगा, ठीक है, तो आप सबके बीच में फाइट नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से भाईचारे से रहोगे. तो रूल्स ज़रूरी हैं, ठीक है. और ये रूल्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये रूल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन रूल्स हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट? जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज दिए हैं इंडियन पीपल के लिए कि हमें क्या करना है, क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और इसमें रूल्स लिखे होते हैं. रूल बुक है ये. रूल लिखे होते हैं कि इंडियन पीपल ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या करना है और क्या नहीं. रूल लिखे हैं, ठीक है. होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्रियम्बल. देखो प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूंगी आसान भाषा में. फॉर एग्जांपल, आपने आपने रिसर्च की है, एक डिसर्टेशन लिखी है, बहुत बड़ी डिसर्टेशन, ठीक है. बहुत इतनी बड़ी डिसर्टेशन है कि 1000-2000 पेज की है, बहुत मोटी है. उसको तो हर कोई पढ़ नहीं सकता है ना. तो क्या हुआ कि आपने एक समरी बनाई, ठीक है.
फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर बना दिया, छोटा सा रिसर्च पेपर आपने बना लिया और उसमें आपने लिखा कि मैंने कौन सा सैंपल यूज़ किया था। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया था, सर्वे मेथड किया था यूज़, कौन सा यूज़ किया था, टूल कौन सा यूज़ किया था, मैंने ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया था या ऑफलाइन डेटा कलेक्ट किया था। ये आपने थोड़ा एक जिस्ट जैसा दिया, मतलब एक समरी जैसी दी, ठीक है। तो समरी इज़ व्हाट, समरी यहाँ पे प्रीएम्बल है, ठीक है, प्रीएम्बल है। और ये डिसर्टेशन क्या हो गया, ये डिसर्टेशन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया डिटेल में, ठीक है। जो विजन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस में दिया है, प्रीएम्बल में। तो द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन प्रीएम्बल। ओके, होप आपको प्रीएम्बल क्लियर हुआ होगा। अब क्या है यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute, हम भारत के लोग कसम खाते हैं हम अपने देश को स्वर्ण, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे ऑल सिटीजन्स को, उनको जस्टिस होगी, सोशल जस्टिस मिलेगी, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगी एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी सोचने की, कुछ एक्सप्रेस करने की। वो किसी भी भगवान को, किसी भी गॉड को मान सकते हैं, वो उनकी लिबर्टी है, किसी को भी इबादत कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। इक्वलिटी देनी है स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी देनी है उनको, ठीक है, सबको अपॉर्चुनिटी। और हम आपस में भाईचारे में रहेंगे, फ्रेटर्निटी, भाईचारे में रहेंगे एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड द यूनिटी इंटीग्रिटी इन नेशन, ठीक है। ये आपसे पूछा था सीक्वेंस में। अब अपनी सीक्वेंस में कैसे याद रखना, JULI, जूली, जूली, जूली ने क्या किया, ई क्यों, एक जूली ने एक फराटा मारा, ठीक है, जूली ने एक फराटा मार दिया। तो जूली क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपने सीक्वेंस में याद रखना। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये कब अडॉप्ट हुई, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, अडॉप्ट हुई। इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, हमें क्या मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया जिसमें रूल्स हैं, लॉज हैं, ठीक है, रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। अब यहाँ पे मोटे मोटे वर्ड्स आपने पढ़े थे, इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था स्वर्ण, स्वर्ण, हमारे नेशन क्या है, इंडिया इज़ अ स्वर्ण स्टेट, ठीक है, इंडिया इज़ अ स्वर्ण कंट्री। अब ये स्वर्ण क्या होता है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है। मतलब जो भी एक्सटर्नल कंट्रीज हैं जैसे चाइना होगी, पाकिस्तान होगी, वो हमारे देश में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पे खुद ही लॉ बनाएंगे, यहाँ पे खुद सेल्फ लॉ मेकिंग बॉडी है, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रीज, ठीक है, ये स्वर्ण हो गया। देन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सोशलिस्ट मीन्स, मतलब हम इक्वलिटी रखेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इकनॉमी में होगा। कोई भी अगर ज़्यादा, कोई जैसे कोई ज़्यादा बहुत रिच होगा तो हम उसी को नहीं देंगे, पुअर होगा उसी को नहीं, तो रिच एंड पुअर के बीच में इक्वलिटी होगी, ठीक है। सेकुलर का मतलब क्या है, सेकुलर मतलब है कि ऑल रिलीजन, जो बोलते हैं ना, इंडिया क्या है, इंडिया सेकुलर स्टेट है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मीन्स ना ही इंडिया किसी रिलीजन को अपोज करती है, ना ही डिनाई करती है, और ना ही किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे फेवर करती है, ठीक है। तो इंडिया क्या बोलता है कि जो स्टेट है, मतलब इंडिया की कंट्री है, वो सेकुलरिज्म पे है। आवर रिलीजन इज़ वन सेम गॉड, मतलब एक ही गॉड है, ठीक है। तो जो इंडिया है वो कैसी है, वो सेकुलर है, ठीक है। वो किसी भी, ना ही किसी रिलीजन को अपोज करता है, ना ही किसी रिलीजन को क्या करता है, ना अपोज करता है, ना ही किसी रिलीजन के फेवर में है। देन आता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, वेट मैं आपको समझाऊंगी। डेमोक्रेटिक मीन्स कि यहाँ पे जो 18+ के लोग होते हैं ना,
वो वोट देते हैं, वो वोट दे सकते हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं, लोग ही यहाँ पे गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक सेम सेम होता है। तो रिपब्लिक मीन जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, हेड ऑफ द स्टेट को गवर्नमेंट जो पीपल होते हैं ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे जो रूलर चुनेंगे ना, जो भी रूलर होगा वो कौन चुनेगा, वो जनता चूज़ करेगी, पीपल चूज़ करेंगे। यहाँ पे ऐसा रूल नहीं होगा कि जैसे पहले होता था कि किंग था और उसके बाद उसका जो सन था वो किंग बन गया, उसके बाद वो किंग बन गया उसका सन, वैसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं, जो जनता है, वही गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, वही अपना रूलर जो भी होगा उनका वही सेलेक्ट करेगी। ठीक है, और 18+ के लोग वोट दे सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स हैं इधर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, बुक ऑफ रूल्स, ये मैंने आपको पहले ही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सिर्फ रूल्स लिखे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये इफ़ेक्टिव कब बना था, 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में ये इफ़ेक्ट में आया था। प्रेजेंटली इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, आफ्टर 104 अमेंडमेंट्स। इट गाइड्स एंड मेक्स द गवर्नमेंट सिस्टम, ये गाइड करती है और गवर्नमेंट सिस्टम को बनाती है कि किस तरह से गवर्नमेंट सिस्टम बनेगी, किस तरह से गवर्नमेंट रन होगी, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे। B.R. अम्बेडकर जो थे, B.R. अम्बेडकर कौन थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन किस पे फोकस करता है कि हमें जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको सिक्योर करना है, उनको जस्टिस देनी है, लिबर्टी देनी है, इक्वलिटी देनी है और फ्रेटर्निटी देनी है। जूली, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द सेम स्केल, मतलब इक्वलिटी देनी है, हर एक को इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है। ये सारे रूल्स लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ केप्ट जुडिशरी एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी रखी है जो लॉ क्या करती है, लॉ बनाती है और वहाँ पे पास होते हैं लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्वेज इट सुप्रीमेसी विच द पार्लियामेंट ओवरराइड। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल मैंने आपको बोला कि जस्ट समरी जैसी होती है, जिस्ट जैसा होता है। तो प्रियम्बल इज वर्ड, जो विजन है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है प्रियम्बल में। ठीक है, तो बिफोर 1976 से पहले क्या था, इट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ओनली स्वर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ, कौन कौन से वर्ड कन्वर्ट हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये दो वर्ड। डेमोक्रेटिक कब हुआ था, सेकंड 42nd अमेंडमेंट 1946 में। ठीक है, पहले इम्प्लिसिट तरीके से थे सोशलिस्ट और सेकुलर, बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था उसके बाद ये दो कंसेप्ट थे एक्सप्लिसिटली तरीके से सामने आ गए। ठीक है, देखो जो ये वर्ड सोशलिज्म है ना, मैंने आपको बोला पहली वाली स्लाइड में कि जो सेकुलरिज्म वर्ड एंड सोशलिज्म वर्ड है ये पहले नहीं था। ठीक है, उसके बाद जब 1946 अमेंडमेंट हुआ, आप ऐसे याद रख लेना, 1976 सॉरी 76 है, 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो ये वर्ड जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिज्म। कब, 1976 में 42nd अमेंडमेंट। ये पूछा जाता है, ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, इससे पहले अगर देखा जाए तो आर्टिकल 36 to 51, जो आर्टिकल 36 to 51 था उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उसमें ऑलरेडी दिया हुआ था, बट ये सोशलिज्म जो दिया था बट हिडन तरीके से दिया था। ठीक है, उसके बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया, सोशलिज्म को जोड़ा गया। ठीक है,
ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। यूरोप में स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। कार्ल मार्क्स एंड लेनिन इन रशिया एंड माओ इन चाइना, ये इसके चीफ आर्किटेक्ट्स हैं सोशलिज्म के। सोशलिज्म क्या करता है? एम एट एस्टेब्लिशिंग अ क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है क्लासलेस सोसाइटी? ये वो सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल गरीबी है और कुछ लोग, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी भी है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं। ठीक है, पुअर लोग भी हैं, फॉर एग्जांपल पुअर भी है और रिच पीपल भी है। ठीक है, पुअर भी है रिच भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हो रही है। कोई ज़्यादा रिच है और कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हो रही है। तो इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करके सभी के बीच में इक्वलिटी लानी है। तो इस इक्वलिटी का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये वर्ड पहले भी यूज़ हो चुका था। ये जो वर्ड है, मैंने बोला क्लासलेस सोसाइटी एंड इक्वल, ये क्लासेस के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए। देखो सोशलिज्म दो लोगों ने बोला था। सोशलिज्म की अगर बात करेंगे, ये सोशलिज्म है फॉर एग्जांपल। तो दो लोगों ने बोला था सोशलिज्म के बारे में। किसने? कार्ल मार्क्स हैं ये। वेट आई विल इरेज, होप आपने ये लिखा होगा। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने बोला था और गांधी जी ने बोला था। इन्होंने क्या बोला? देखो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? कार्ल मार्क्स ने बोला था कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी, पहले क्या होता था? सोसाइटी में क्लासेस होती थी, जैसे क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, अपर कास्ट, अपर क्लास, लोअर क्लास, मतलब क्लासेस होती थी। शूद्र को तो मंदिर में भी नहीं आने देते थे, है ना। तो इन्होंने बोला कि क्लास सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? क्लासलेस, क्लासेस होनी ही नहीं चाहिए, बस क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। और गांधी जी ने क्या बोला कि अगर क्लासेस हैं ठीक है, बट जो क्लासेस हैं उसमें क्या होना चाहिए? उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। क्लासेस में क्या होना चाहिए? क्लासेस में इक्वलिटी होनी चाहिए। और मार्क्स ने क्या बोला? मार्क्स ने बोला क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है गांधीयन सोशलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। सोशलिज्म एम्स एट एस्टेब्लिशिंग अ क्लासलेस सोसाइटी, ये किसने बोला था? आपसे ऐसे पूछते हैं, क्लासलेस सोसाइटी किसने बोला था? ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। एंड इक्वलिटी, क्लासेस में इक्वलिटी इन क्लासेस, वो किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ सोशलिज्म का मेन फीचर क्या है? कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। हमने क्या करना है? हमने एस्टेब्लिशिंग क्लासलेस सोसाइटी, मतलब क्लासेस ही नहीं रखनी है, बस क्लासलेस सोसाइटी फ्री होनी चाहिए डिस्पैरिटी से, एक्सप्लॉयटेशन से एंड ऑपरेशन से। ऑपरेशन क्या मतलब? क्या होता है? दबाना। किसी को हम दबाते हैं ना, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। तो इसलिए हमें क्या करना है? क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, जहाँ पे कोई क्लास ही नहीं होगी, कोई अपर या लोअर, कोई रिच होगा ही नहीं, क्लासेस नहीं होगी, तो डिस्पैरिटी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और कोई किसी की वॉइस को हम दबा ही नहीं सकते। सोशलिज्म एम्स एट सोशल जस्टिस पे फोकस करता है। इक्वलिटी, हर एक को हमने इक्वलिटी देनी है। ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को हमने ख़त्म कर देना है। सोशलिज्म हैज़ लिटिल फेथ इन रिलीजियस आइडियाज़ अबाउट वैल्यूज़। तो जैसे सेकुलरिज्म की बात करेंगे, सेकुलरिज्म रिलीजियस फेथ पे बिलीव नहीं करता है, ना वो किसी भी रिलीजन को डिनाई करता है, ना ही वो किसी रिलीजन के फेवर में है सेकुलरिज्म। बट सोशलिज्म थोड़ा सा फेथ करता है रिलीजियस आइडियाज़ और वैल्यूज़ पे। ठीक है, इंडियन सोशलिज्म क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? इक्वलिटी होनी चाहिए मैन और मैन के बीच में। मैन एंड मैन क्या है इधर? मैन एंड मैन मतलब रिच एंड पुअर। वेट, रिच एंड पुअर के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए। सोशलिज्म डज नॉट सेक्रीफाइस। सोशलिज्म का ये मतलब है कि मनी के लिए हमने सेक्रीफाइस नहीं, अगर जान कुर्बान करनी हो हमने देश के लिए करनी है, बट पैसों के लिए हमने जान कुर्बान नहीं करनी। ठीक है, इट बिलीव्स इन बिल्डिंग, किस पे? क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी बार बार आपके सामने आएगा। एंड कास्टलेस, ना ही कास्ट होगी ना ही क्लास होगी, उस पर बिलीव करता है इंडिया का सोशलिज्म।
किस पे ज़्यादा फोकस करता है? इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी, सबको हमने फ्रीडम देनी है, सोशल जस्टिस, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। इट बिलीव्स इन मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज़ पब्लिक ओनरशिप एज वेल एज प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटीज़ टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे स्पेशल फैसिलिटीज़ देते भी हैं, जैसे EWS बना लिया, ठीक है, तो उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ होगी। SC ST के लिए, SC ST OBC इनके लिए कैटेगरी होती है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इट बिलीव्स नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं, मीन्स टू अचीव इट्स गोल, ठीक है। आपको यहाँ तक था सोशलिज्म। अब है इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशलिज्म, मतलब एजुकेशन में हमने पढ़ना है कि सोशलिज्म का क्या रूल है। देखो, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आउटलुक, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़ एंड। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, जो भी बच्चे हैं, एजुकेशन की वजह से उनके अंदर इस तरह का व्यू डेवलप करना है कि बच्चे सोशलिज़म को समझ पाएँ, ठीक है। मतलब अपने अंदर वो डेवलप कर पाएँ, उनका डेवलपमेंट हो, अपना भी डेवलपमेंट कर पाएँ और कंट्री का भी डेवलपमेंट कर पाएँ। दूसरा, जो रियलिटी को फोकस कर पाएँ और जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटा दें, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सबको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूज़ हमने स्कूल में डालना है, ठीक है, स्कूल के करिकुलम में डालना है कि डिग्निटी होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। अनसेल्फिशनेस, कोई भी सेल्फिश नहीं बनेगा, ठीक है। सर्विस करनी है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है कि अगर हम दूसरे इंसानों के लिए सर्विस करेंगे, देन गॉड को हमने ऐसा फील करना चाहिए कि गॉड के लिए हमने सर्विस की, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अच्छा, हमने उन कंटेंट्स पे फोकस करना है जिसमें हम बच्चे को इक्वलिटी दें, ठीक है, इक्वलिटी दे पाएँ, सोशलिस्ट मूवमेंट दे पाएँ, डेमोक्रेटिक ड्यूटी, सिटीजन फ्रीडम, राइट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाएं। ये सारी चीज़ें एजुकेशन में काम आती हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देना है बच्चों को, ठीक है। डिस्कशन करवाना है, डिबेट करवाना है, सोशल सर्विस कैंप, सोशल सर्वे एट्सेट्रा, ICT का यूज़ भी करवाना है, ठीक है। स्ट्रेटजीज ऑफ एजुकेशन, अरेंजमेंट ऑफ इक्वलिटी इन एजुकेशन, एजुकेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है बच्चों को, इक्वलिटी देनी है एजुकेशन में। ऐसा नहीं है, देखो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो स्कीम आई है, फ्री एंड कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी एजुकेशन वो स्कीम आई है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, मतलब इसमें क्या है, इक्वलिटी रखी है, ठीक है। तो एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी हमने इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है, उनकी नीड्स को मीट करना है, जो स्लो लर्नर्स हैं उनकी नीड, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर करना है, सूटेबल लॉज बनाने हैं, लेजिस्लेशन आर सम इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। कॉमन स्कूल सिस्टम, जैसे कोठारी कमीशन ने जो कोठारी कमीशन है, उन्होंने कोठारी कमीशन किसने दिया था? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, यस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। उन्होंने किस पे फोकस किया था? अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम एंड सजेस्टेड कॉमन स्कूल सिस्टम को उन्होंने कॉमन मीन्स सबको इक्वलिटी रखनी है, ठीक है, इक्वलिटी रखनी है सभी क्लासेस के बीच में, तो वो सोशलिज्म पे ही फोकस करता है। इट विल बी ओपन टू ऑल चिल्ड्रन, सबके लिए वो ओपन होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक, क्रीड एंड एनी सोशल स्टेटस, ओके। टीचिंग ऑफ सोशलिज्म, ए स्कूल कैन कन्वे पॉजिटिव एटीट्यूड, हमने देना है बच्चों को, वैल्यूज़ सिखानी है सोशलिज्म के रिगार्डिंग। सोशलिज्म क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इंडिया एक सोशलिज्म है, तो हमने वैल्यूज़, हमने एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाना है स्कूल में स्टूडेंट्स को, डिफरेंट टीचिंग मेथड से, ठीक है। टेक इन वैल्यूज़ इनटू देम थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ से उनको वैल्यूज़ भी दिखानी है, ठीक है। देन आता है सेकुलरिज्म, यहाँ तक क्या था, सोशलिज्म हमने पढ़ लिया। तो सेकुलरिज्म इज़ व्हाट, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है?
जो वर्ड सेकुलरिज्म है वो फर्स्ट कहाँ यूज़ हुआ था? ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 19th सेंचुरी में किया था जियोर्ज जैकब हॉलीडेक ने। ठीक है, अब आप कैसे लिखोगे? सेकुलरिज्म फर्स्ट यूज्ड बाय जियोर्ज जैकब हॉलीडेक इन 19th सेंचुरी में यूज़ हुआ था। ये जो वर्ड सेकुलरिज्म है डिराइव्ड हुआ था लैटिन वर्ड से सेक्यूलम, जिसका मतलब है दिस प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड सेकुलर स्टेट क्या है? सर्वधर्म समानता और सर्वधर्म संभावा, इक्वल रिगार्ड्स फॉर ऑल फेथ्स एंड क्रीड्स। इसका मैं मतलब आपको समझाऊंगी। सेकुलरिज्म का मतलब है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि जो भी स्टेट है, जो भी एक कंट्री है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, यानी वो किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा और रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भेदभाव भी नहीं करेगा। ठीक है, तो तो हम ये समझते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, ठीक है, कोई भी स्टेट वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पे मतलब क्या है? स्टेट का कोई भी कंट्री, जो भी इंडिया है, इंडिया की कोई भी स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वैल्यू नहीं देगी। ठीक है, इंडिया की जो भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स अपने आप को रिलीजन से अलग करती हैं। इसी को बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है, होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो सेकुलरिज्म इज़ व्हाट? सेकुलरिज्म वी डोंट हैव एनी रिलीजन, ये एज इट इज़ लाइन आई थी एग्जाम में। वी डोंट हैव एनी religion, we don't have any religion as a country, we don't have any religion as a country. India is neither religious, India is neither religious nor irreligious, nor anti-religious, ये एज इट इज़ लाइन आई थी। ठीक है, वी डोंट हैव एनी रिलीजन एज अ कंट्री, इंडिया इज़ नाइदर रिलीजियस नॉर इरिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस। मतलब क्या है इसका? ना तो हम किसी रिलीजन पर विश्वास करते हैं, ना ही हम किसी रिलीजन की बुराई करते हैं, और ना ही हम किसी रिलीजन को अपोज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेकुलरिज्म। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा व्हाट इज सेकुलरिज्म। ठीक है, तो इक्वल रिगार्ड फॉर ऑल फेथ, फेथ मतलब हम रिलीजियस फेथ। ठीक है, तो रिलीजियस फेथ में इक्वल है। एकम ब्रह्मा विप्रा बहुधा वदंती, मतलब गॉड जो है ना, गॉड एक है। गॉड आईडी क्या है? गॉड आईडी सिर्फ एक है। जो वाइज मैन है ना, जो बाकी मतलब जो लोग हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, वो डिफरेंट नेम से इसको बोलते हैं। कोई जैसे गॉड क्या है? गॉड सिर्फ एक है, गॉड इज़ वन। उसको अगर हम अल्लाह के नाम से पुकारेंगे, उसको अगर हम राम के नाम से पुकारेंगे, उसको अगर हम किसी और नाम से पुकारेंगे, जैसे जो हम ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम गॉड को पुकारेंगे, बट गॉड क्या है? गॉड एक है। यही बोला है कि गॉड सिर्फ एक है, बट जो वाइज मैन होते हैं ना, जो डिफरेंट लोग होते हैं, वो उसको डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। तो इंडिया क्या है? इंडिया सेकुलर है, ना ही किसी रिलीजन पर विश्वास करती है, और ना ही किसी रिलीजन की बुराई करती है, और ना ही किसी को अपोज करती है, ना ही किसी को फेवर करती है। ठीक है, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेकुलर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। इट मीन्स वाइल रिलीजन इज़ कम्प्लीटली फ्री, जब रिलीजन पूरी तरह से फ्री होगा, ठीक है,
तो क्या होगा, द स्टेट इंक्लूडिंग इन इट्स वाइड फोल्ड वेरियस रिलीजन एंड कल्चर्स गिव प्रोटेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल दस एटमॉस्फेयर ऑफ। तो मतलब क्या है इसका, कि जब रिलीजन फ्री होंगे, मतलब कोई भी ऐसा नहीं मानेगा कि जैसे मैं मुस्लिम कल्चर की हूँ, मैं मुस्लिम रिलीजन की हूँ, मैं बोलूँगी मुस्लिम रिलीजन इज़ बेस्ट। मुस्लिम रिलीजन क्या है, बेस्ट है। मुस्लिम मुस्लिम रिलीजन बेस्ट है, तो नॉन मुस्लिम रिलीजन क्या है, वो बेस्ट नहीं है। तो फिर मैं सेकुलर कैसे होगी, मैं तो फेवर कर रही हूँ ना, मैं अपनी रिलीजन को फेवर कर रही हूँ। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि सेकुलर इंडियन स्टेट कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे रिलीजन फ्री होना चाहिए। अगर रिलीजन फ्री होगा तो आपस में क्या करेंगे, वो इंसानियत बोलते हैं, इंसानियत का रिश्ता है। तो कोई भी रिलीजन नहीं होगा तो आपस में कॉपरेशन होगा, उनको क्या होगा, ऐसा एटमॉस्फेयर बनेगा जहाँ पे आपस में कॉपरेशन होगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलर माइंडेड इंडिविजुअल, जो सेकुलर माइंडेड इंडिविजुअल उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकुलर आउटलुक ट्रीट्स, जो सेकुलर आउटलुक है ना वो क्या ट्रीट करेगा, जितने भी रिलीजन है वो इक्वल है, इक्वल फुटिंग है। कोई भी ना मुस्लिम रिलीजन ज़्यादा है, ना हिंदू रिलीजन ज़्यादा है, ना क्रिश्चियन रिलीजन ज़्यादा है, ना बुद्धिज़्म, ना कुछ भी नहीं है। तो रिलीजन क्या है, इक्वल फुटिंग पे है। सेकुलर आउटलुक एक्सेप्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकुलर फ्री रिलीजन की फ्री मतलब फ्रीडम रिलीजन, ये किस आर्टिकल में आता है, ये आता है आर्टिकल, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर लेना, आर्टिकल 25 में आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। सेकुलर आउटलुक इम्प्लाइज फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वर्शिप देनी है, मतलब फ्रीडम ऑफ वर्शिप क्या है, कि हम किसी की भी वर्शिप कर सकते हैं, किसी की भी इबादत पूजा कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। एनकरेजेस रैशनल थिंकिंग, सेकुलर आउटलुक व्यूज ऑल सिटीजन विद इक्वल राइट्स, हर जो भी सिटीजन है उसका इक्वल राइट है। एनकरेज मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को एनकरेज करता है। तो सेकुलर आउटलुक नाटा, जो सेकुलर आउटलुक है होगा ना, वो निगेशन होगा रिलीजन का। इसका मतलब क्या है, जो सेकुलर वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। क्यों, अब क्यों ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड इसलिए है बिकॉज इट हैज़ नो रिलीजन, नो रिलीजन सेकुलर वर्ड है। सेकुलरिज्म इज नेगेटिव वर्ड, सेकुलरिज्म जो वर्ड है इट इज़ नेगेटिव वर्ड बिकॉज इट हैज़ नो रिलीजन। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो नो रिलीजन, कोई भी रिलीजन है ही नहीं इसका। ठीक है। अच्छा, सेकुलरिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ये आपने याद करना है। आर्टिकल 25(1) फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, उससे रिलेटेड। इम्प्लीकेशन ऑफ सेकुलरिज्म, अब एजुकेशन में सेकुलरिज्म का क्या काम है ये हमने पढ़ना है। ठीक है, देखो, रूल ऑफ एजुकेशन इन सेकुलरिज्म, एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, कि सभी रिलीजन जो भी है ना, सभी रिलीजन्स का, जितने भी रिलीजन्स हैं, बच्चों को हमें ये स्टार्टिंग से ही पढ़ाना है कि जो भी रिलीजन है, जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन है वो आपस में एक जैसे होते हैं, गॉड एक होता है। ठीक है, सभी रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करनी है, और साथ ही साथ उनको बोलना है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स में किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि आपस में सभी रिलीजन बराबर रहें। ठीक है, टू सीक डेवलप इंडिया रैशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव एट्सेट्रा। ठीक है, फिलासफी ऑफ ह्यूमनिज्म हमने उनको देना है, बच्चों को गाइड करना है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से। सिंपल सेंस में बोलेंगे कि एजुकेशनल एनर्जी से डायरेक्टली टूवर्ड्स द वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स, मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंडियन करिकुलम एट ऑल लेवल्स पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे, ऑल लेवल पे इम्फेसाइज करता है सेकुलर वैल्यूज़ को। तभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, देखो गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती है। क्यों, बिकॉज जो इंडिया है, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, सेकुलर कंट्री। ओके, लेसन्स जो टेक्स्ट बुक में होते हैं वो फ्री होने चाहिए रिलीजियस बाइगॉटरी से और प्रिजुडाइज से, मतलब रिलीजियस एजुकेशन हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं देनी है। गुड आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। ठीक है, अप्रोप्रिएट जो भी आइडियाज़, गुड आइडियाज़ हैं, गुड वैल्यूज़ हैं, उनको हमने एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में प्रेजेंट करना है और उनको अप्रोप्रिएट फॉर्म में उनको बोलना है। ठीक है,
को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है जिससे बच्चे के अंदर हारमोनी डेवलप हो जाए। और बर्थ एनिवर्सरीज एंड फेस्टिवल्स, जैसे हो गया गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी, गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर हमने उनको कुछ फेस्टिवल्स जो भी हैं तो जिन्होंने देश के लिए काम किया है तो उनसे रिलेटेड हमने उनके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी है। ठीक है। टीचिंग इन सेकुलरिज्म, साइंटिफिक रैशनलिज्म इज स्ट्रेस्ड थ्रू टीचिंग इग्नोरिंग सुपरस्टिशन। जो सुपरस्टिशंस होता है ना, सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास, जो अंधविश्वास करते हैं। ठीक है। अंधविश्वास मतलब कि वो भूतों प्रेतों पे, आत्माओं पे वो ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, बच्चे के अंदर साइंटिफिक रैशनलिज्म डेवलप करना है जिससे सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं वो इग्नोर हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। साइंस बच्चों को पढ़ानी है एक प्रैक्टिकल मैनर में। ठीक है। जिनसे उनके अंदर प्रैक्टिकल एटीट्यूड डेवलप हो जाए, वैल्यूज़ डेवलप हो जाए स्टूडेंट्स के अंदर। स्पिरिट ऑफ साइंस विद एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट करवाना है बच्चों से। इंक्वायरी, प्रूफ, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए बच्चों के बीच में। ठीक है। टीचर इन सेकुलरिज्म, अब सेकुलरिज्म में टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रीट देयर स्टूडेंट्स इम्पार्शली। टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चों को इम्पार्शली ट्रीट करे, मतलब इक्वलिटी दे बच्चों को, बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करे और बच्चों को इक्वलिटी दे। इक्वल रेस्पेक्ट इज़ गिवन टू ऑल स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे को हमने इक्वलिटी देनी है और हर एक रिलीजन को भी इक्वलिटी देनी है। ही शुड वर्क एज अ लिविंग मॉडल फॉर आइडियल्स हुज ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड एंड अनबयास्ड मैनर। ये क्या होना चाहिए? ये एक लिविंग मॉडल की, एक रूल मॉडल की तरह होना चाहिए। फॉर किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए जस्ट एक रूल मॉडल की तरह होना चाहिए। कौन? टीचर। ठीक है। रिलीजियस एजुकेशन से दूर रखना है। देन आता है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या का मतलब क्या है? वर्ड जस्टिस हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड से निकला है जस, जिसका मतलब होता है बॉन्ड और टाई। इसका मतलब क्या है? जस्टिस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो इंसान होते हैं ना वो क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है। एक मैन जो है, एक इंसान जो है वो सोसाइटी में रहता है। ठीक है। और वो सोसाइटी में रहता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप से के लोग रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। और उनका क्या आपस में रिलेशन बन जाता है। और ये जो रिलेशनशिप है ना, तो इस रिलेशनशिप में कुछ राइट्स होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। अगर वो पर्सन एक सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे जब वो कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी जो उसकी राइट्स हैं, उसकी ड्यूटीज़ हैं, अच्छे से ड्यूटीज़ फुलफ़िल करता है, राइट्स उसके अच्छे से फुलफ़िल करता है, देन एक एप्रोप्रिएट मैनर में बिहेव करता है दूसरों के साथ भी। ठीक है। उसको हम बोलेंगे ये क्या है? ये जस्टिस हो रहा है इसके साथ। ठीक है। मतलब जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, वो अपनी राइट्स भी निभा रहा है, ड्यूटीज़ भी निभा रहा है। एज़ पर हिज राइट्स उसको पे भी मिल रही है, सब कुछ। तो हम बोलेंगे उस इंसान के साथ जस्टिस हो रही है। ठीक है। अब जस्टिस क्या है? जो जस्टिस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया है? ये रशियन रेवोल्यूशन से आया है। ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है। तो जस्टिस जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये रशियन रेवोल्यूशन से आया है, रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, कब हुआ था? आई थिंक 1970 में। ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1970 में। तो इस रशियन रेवोल्यूशन से ये वर्ड जस्टिस लिया गया था। अब इंडियन गवर्नमेंट में जो जस्टिस वर्ड लिया गया है, इस वर्ड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। उसको हम बोलते हैं PSE। PSE क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस है राइट टू वोट, इक्वलिटी, मतलब राइट टू वोट, वोटिंग डालने का हक होता चाहिए। तो प्लस एट द एज ऑफ 18 ईयर्स से ऊपर जो भी है उनको वोटिंग डालने का हक है। तो सभी को, जो भी 18 साल की उम्र से ऊपर लोग हैं, उनको वोट डालने का राइट होना चाहिए। ठीक है। वोटिंग राइट, पॉलिटिकल, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस हो गया।
इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? जैसे प्रॉपर्टी है तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिच को ज़्यादा और पुअर को कम नहीं मिलना चाहिए, ये हो गया इकोनॉमिक जस्टिस। एंड सोशल जस्टिस क्या हो गया? सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में क्या है, किसी भी मतलब किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना है, इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी क्लास, कास्ट, ग्रोन, किसी भी SC ST OBC किसी पे भी हमने इनइक्वलिटी नहीं करनी है, इक्वलिटी करनी है सबके बीच में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल में क्या आते हैं? इसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। देन आता है इक्वल सोशल इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, सबको इक्वली हमने ट्रीट करना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है ऑन द बेसिस ऑफ RRCCS क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, कलर एंड सोशल स्टेटस, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या है? एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ से रिलेटेड, मतलब जो भी पैसा होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें हमने इनइक्वालिटी नहीं करनी है, इक्वलिटी करनी है। पॉलिटिकल किससे रिलेटेड है? इक्वल राइट्स देने हैं, पॉलिटिकल राइट्स, एसेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, मतलब जो भी चाहेगा लीडर बन सकता है, कोई भी लीडर बन सकता है, ठीक है। होप आपको एक स्लाइड क्लियर हुई होगी। इम्प्लीकेशन ऑफ जस्टिस इन एजुकेशन, अब एजुकेशन में क्या रूल है इसका? जस्टिस अगर हम एजुकेशन की फील्ड में देखेंगे तो जस्टिस क्या है? जस्टिस इम्प्लाइज दैट हर एक जो भी इंडिविजुअल है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे जाने की, ठीक है। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस किसकी वजह से मिलना चाहिए? एजुकेशन की वजह से, सबको जस्टिस में। अगर हम जो पुअर हैं, ठीक है, जो पुअर है उसको हम अगर एजुकेशन नहीं देंगे तो ये जस्टिस नहीं होगा। अगर हम सबको इक्वलिटी में देखो, हम जो स्कूल है, स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में सब बच्चे यूनिफॉर्म में होते हैं, वो क्या? वो इक्वलिटी होती है, वो जस्टिस होता है सबके साथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल आइडियल्स इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड, हमने जस्टिस देनी है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के फील्ड में भी हमने जस्टिस देनी है, ठीक है। जैसे जो मंदिर होता है, मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, ठीक है। द डोर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग, सीखने के दरवाजे सबके लिए ओपन होने चाहिए, ऑल सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए ओपन होने चाहिए, ठीक है। इम्प्लीकेशंस क्या है? जस्टिस इन एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एलो नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स के बीच में चाहे वो किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी स्टेट से हों, सोसाइटी से हों, कास्ट से हों, क्रीड से हों, सबको हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। एंड एजुकेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़, ठीक है। हमें एजुकेशन देनी है उनको कि आपके राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं आपकी, वो सारा हमने इनको अवेयरनेस देनी है, ठीक है। देन आता है लिबर्टी, जो ये लिबर्टी है ना, लिबर्टी क्या है? ये जो लिबर्टी है ना, ये कहाँ से आया था? ये फ्रांस के रेवोल्यूशन से आया, ये भी फ्रांस के रेवोल्यूशन से आया था। कब? ये आया था आई थिंक 1989 टू 1799, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से लिबर, जिसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। रेस्ट्रेंट क्या होता है? रुकावट, फ्री होना, ठीक है, कुछ भी करने की आज़ादी। फीचर्स ऑफ लिबर्टी, यहाँ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। राइट एंड पावर टू एक्ट, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली एंड लीगली हम फ्री होने चाहिए। राइट टू इंगेज इन सर्टेन एक्शंस विदाउट कंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ लिबर्टी इन एजुकेशन, अब लिबर्टी का क्या इम्प्लीकेशन है एजुकेशन में, ठीक है। जो इंडिविजुअल है ना, वो क्रिटिसाइज़ करता है गवर्नमेंट की, बहुत सारे जो होते हैं ना गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट नहीं बनाई, ठीक है, और सोसाइटी की बुराइयां करते हैं। बट ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये जो भाईचारा है, यूनिटी और सॉलिडेरिटी है कंट्री की, उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इसका। हमने ये ध्यान रखना है, बच्चों को सिखाना है, ठीक है।
तो जो इंडिविजुअल होगा वो फ्री होना चाहिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। इससे क्या होगा कि वो जब फ्री होगा तो वो सच बोलेगा, ठीक है, सच सच बोलेगा सब कुछ। इम्प्लीकेशन ऑफ लिबर्टी इन एजुकेशन, ठीक है, पीपल शुड नॉट इग्नोर द नेशनल, पीपल को इग्नोर नहीं करना चाहिए नेशनल, सोशल एंड पर्सनल इंटरेस्ट क्या है दूसरों के। एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं लोगों को गाइड करने के लिए साइंटिफिक यूज़ ऑफ देयर राइट, मतलब साइंटिफिक क्या है कि प्रैक्टिकली तरीके से राइट का कैसे यूज़ करना है, ठीक है, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या, उनको मतलब हमने अवेयर करना है। इसी तरह से क्या होगा, इट कैन गाइड पीपल फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या उनके बिलीफ हैं, वो किसी को भी पूजा कर सकते हैं, वो किसी की भी वर्शिप कर सकते हैं एट्सेट्रा, फ्रीडम है उनको, ठीक है। देन आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या है, इक्वलिटी क्या है, पिलर है डेमोक्रेसी का। जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है ना, वो पॉपुलराइज कब हुआ था, पॉपुलर हुआ था 18th सेंचुरी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। 19th एंड 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी इन्होंने जो इक्वलिटी है इसने गेन की थी। प्रेजेंट एज में जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है ना, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी का मतलब क्या है, इक्वलिटी मीन्स इक्वल इनकम, ठीक है, इक्वल इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है किसी भी। इक्वलिटी मीन्स इक्वल, इक्वलिटी का मतलब क्या है कि हमें नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स एट्सेट्रा, ठीक है। एजुकेशन के बेसिस पे भी हमने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। बट हम जो बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस में ये इक्वलिटी का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट मीनिंग नहीं होता है इक्वलिटी का। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि जो भी सोसाइटी में डिस्पैरिटीज़ हो रही है, जो भी सोसाइटी में बुरी चीज़ें हो रही हैं, उनको हमने एंड करना है, ठीक है। सबको सबको इक्वल फुटिंग पे, ये एक ग्राउंड है, सबको हमने इक्वलिटी में लाना है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज़ के बेसिस पर, और उनकी सबकी नीड्स को फुलफ़िल करना है, ये है इक्वलिटी का मीनिंग, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन क्या है इक्वलिटी का एजुकेशन में। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रोवाइड किया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको इक्वलिटी देनी है, सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें प्रोवाइड किया है, जो मैंने बोला था रूल ऑफ बुक है। तो हमें एजुकेशन में क्या करना है, हमें एजुकेशन में स्कूल में हर एक बच्चे को इक्वलिटी दे करनी है, और उनकी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटीज़ इक्वलिटी भी देनी है एंड इक्विटी भी देनी है। दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स मीनिंगलेस। ये जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का तब तक मीनिंगलेस, तब तक बिल्कुल मीनिंगलेस रहेगा अगर हम इक्वलिटी को एलो नहीं करेंगे, और जो अपॉर्चुनिटी है ना एजुकेशन के फील्ड में अगर हम एलो नहीं करेंगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो तब तक मीनिंगलेस बन जाएगा। इट इज़ इम्पेरेटिव टू प्रोवाइड एडिकेट फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन डेवलप देयर एबिलिटीज़ इन द ऑप्टिमम सेंस, ठीक है। डेस्पाइट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशनल की ग्रोथ के लिए। इन द वर्ड्स ऑफ एजुकेशन कमीशन ने क्या बोला, कमीशन कौन है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कोठारी जी ने दी थी, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, हमने इक्वलाइज करना है अपॉर्चुनिटी को। जो बैकवर्ड, मतलब इक्वल एजुकेशन सबको देनी है, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो अनप्रिविलेज हो, चाहे वो किसी भी क्लासेस से बिलोंग करता हो, चाहे वो SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तो हमने उसको क्या करना है, हमने उसको एक इक्वल फुटिंग पे रखना है, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। दिस राइट एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी। इससे क्या होगा कि इससे इंडिविजुअल जो होगा, यूनिटी ऑफ द नेशन आ जाएगी, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल हैं कंट्री के, वो सेम नेशनलिटी शेयर करेंगे, ठीक है। सेम सेंस में ऑल आर, जितने भी हमने स्कूल में क्या सिखाना है कि जितने भी आप हो, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके हमारे स्कूल में हैं, वो सारे भाई हैं और बहनें हैं आपस में,
ठीक है, आपके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है, ना ही कास्ट से रिलेटेड, ना ही कलर से, ना ही क्रीड से, ना ही लैंग्वेज, ना ही जेंडर। ठीक है, तो आप सब हमारे लिए क्या हो, सेम हो, और आप सब हमारे लिए क्या हो, इक्वल हो। ये हमने एजुकेशन देनी है उनको। ठीक है, देन आता है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड डेमोस मीनिंग पीपल, मतलब क्या है? पीपल, एंड क्रेटोस का मतलब क्या है? पावर। सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पावर ऑफ द पीपल, लोगों की पावर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट है की जिसमें जो पीपल होते हैं ना, पीपल ही अथॉरिटी होती है। तो पीपल क्या करते हैं? पीपल जैसे ये लीडर है, तो यहाँ पे क्या है? ये लोग हैं बहुत सारे। वेट, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो ये लोग हैं, तो ये इन्होंने क्या करना है? ये वोट देंगे। यहाँ पे एक कांग्रेस का लीडर है, फॉर एग्जांपल ये मोदी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और यहाँ पे ये बीजेपी है और ये कांग्रेस है। ठीक है, लोगों ने क्या सोचा कि अब हम बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है, बीजेपी को वोट देंगे तो ये सारे लोग क्या करेंगे? यहाँ से भी, यहाँ से भी वोट देंगे। मतलब इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद ही चुना, अपना नेता खुद चुना। तो हमारी जो, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी पढ़ाया था जब वो प्रियम्बल पढ़ रहे थे हम, कि डेमोक्रेसी इज़ व्हाट, जहाँ पे लोग जो हैं वो अपना जो रूलर है, जो उन पे राज करेगा, शासन करेगा, तो वो खुद ही चुनते हैं, वो खुद ही चूज़ करते हैं, वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह की कंट्री में कैसा रूलर रन करेगा। स्टेट्स विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गारंटी फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स एंड पर्सनल फ्रीडम्स। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों को एलो किया जाता है कि वो अपने रूलर्स खुद ही चुने। डेमोक्रेसी में क्या होता है? ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल, जो लीडर्स हैं उनको पीपल इलेक्ट करते हैं, जो कंट्री में फिर रूल करते हैं। और जो पीपल होते हैं ना, लोग, उनको फ्रीडम होती है कि वो एक्सप्रेस करें अपने व्यूज़। ठीक है, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ये अब्राहम लिंकन ने दी है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आई है। 2021 में भी आई थी, 2019 में भी आई थी, 2016 में भी आई थी, 2011 में भी आई थी। तो सो प्लीज़ इसको रट लेना। इब्राहिम लिंकन की ये डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज़ व्हाट? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के थ्रू गवर्नमेंट, और लोगों के लिए गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, आपने लिबर्टी भी पढ़ा, फ्रीडम पढ़ा, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म, द लिबर्टी एंड द फ्रीडम? देखो, हम बोलते हैं लिबर्टी क्या होता है? फ्रीडम, और फ्रीडम होता है लिबर्टी। अब इन दोनों के बीच में हमें थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। लिबर्टी एंड फ्रीडम, वेट, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी क्या है? लिबर्टी है, लिबर्टी इज़ स्मॉल कंसेप्ट, ये स्मॉल कंसेप्ट है। ठीक है, और जो फ्रीडम है, फ्रीडम इज़ व्हाट? फ्रीडम इज़ लार्ज कंसेप्ट, ये लार्ज कंसेप्ट है। जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब दूसरा एक कंट्रोल करते हैं, अदर कंट्रोल। बट जो लिबर्टी है, लिबर्टी इज़ व्हाट? लिबर्टी इंटरनल है। अब लिबर्टी में क्या है? सेल्फ कंट्रोल, बट इसमें क्या है? यहाँ पे दूसरे कंट्रोल करते हैं, अदर कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल किसका रहता है? दूसरों का रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नो फ्रीडम टू लीव माई क्लास इफ़ यू फील बोर्ड। तो ये क्या है? फ्रीडम है। ठीक है, आपको मैं बोलूँगी कि आपको फ्रीडम ही नहीं है कि मेरी क्लास आप छोड़ दो। आप अगर बोर भी हो रहे होंगे बट आपको फ्रीडम नहीं है, तो ये क्या है? एक्सटर्नल कंट्रोल कर दिया मैंने आपको। बट यहाँ पे एग्जांपल क्या है? सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी करोगे, हाउ मच टाइम यू कैन स्टडी, तो ये लिबर्टी में आता है। लिबर्टी क्या है? छोटा कंसेप्ट है, इंटरनल है। जैसे वर्शिप, हम किसी की इबादत करें, या लिबर्टी ऑफ वर्शिप, मैं अल्लाह की इबादत करूं, नमाज़ें पढ़ूं, मैं पूजा करूं। ठीक है, मैं पूजा करूं, मैं चर्च जाऊं, ये मेरी मर्ज़ी है, ये मेरी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, तो उस वर्शिप, वर्शिप आता है इसमें, और आता है एक्सप्रेशन,
जो भी थॉट्स हैं, थॉट्स बोलते हैं ना, लिबर्टी, थॉट्स, फेथ, मैं गॉड को मानूँ नहीं मानूँ, ये मुझे अपनी मर्जी, ये लिबर्टी में। और फ्रीडम क्या है? फ्रीडम क्या है? फ्रीडम एक लार्ज कंसेप्ट है। होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीडम एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड द लिबर्टी। तो लिबर्टी इज़ व्हाट? लिबर्टी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ओप्रेसिव रिस्ट्रिक्शंस। ओप्रेसिव मीन्स, ओप्रेशन क्या होता है? दबाना। तो ओप्रेसिव रिस्ट्रिक्शन से फ्री आर कंट्रोल्ड बाय अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑन अ पर्सनस वे ऑफ लाइफ, थॉट्स एंड बिहेवियर। मैंने आपको फ्रीडम क्या है? फ्रीडम एक पावर होती है और टू स्पीक और थिंक जो हम चाहते हैं, ठीक है। लिबर्टी इज़ द रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ फ्रीडम विदाउट डिप्रीविंग एनीवन एल्स, फ्रीडम को डेप्रीवेट करने के बिना। और यहाँ के फ्रीडम इज़ द एबिलिटी डू एज वन विल एंड वट वन हैज़ अ पावर टू डू, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया फ्रीडम क्या है। फ्रीडम लार्ज कंसेप्ट है और लिबर्टी इज स्मॉल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका इतना ही था। अब आपने क्या करना है? अब आपने, आपके लिए होमवर्क है। वो होमवर्क क्या है? वेट, आपके लिए होमवर्क है, आपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वेट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और उनको भी आगे एक्सप्लेन करना है एक एक लाइन में, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स ये आपने पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, मैं कल पूछूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और कौन कौन सी, वो भी आपने करना है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, थोड़ा थोड़ा देखना है इनको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है, ठीक है। और आपको कौन कौन से आर्टिकल पढ़ के आने हैं, वेट आई विल शेयर विद यू। ये जो आर्टिकल है ये आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक एक लाइन में देखना कि क्या क्या, ठीक है। कौन कौन सा? आर्टिकल 41 ए एंड आर्टिकल 41 हो गया, देन 40 ए है आर्टिकल, मतलब 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 51 ए में क्या है? आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 263, आर्टिकल 280, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 239, 351, 350, 337 ए, ठीक है, ए भी है इसके अंदर आर्टिकल, ठीक है। एंड आर्टिकल 326, आर्टिकल 326, इतने आर्टिकल आपने। और आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल जो 21 ए है, ठीक है। ये सारे आपने पढ़ने हैं, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने हैं। आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है? जैसे आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 239 किससे रिलेटेड है? एजुकेशन इन यूटीज़, यूटी में जो एजुकेशन देते हैं ना, उससे रिलेटेड है। एजुकेशन से जितने भी रिलेटेड है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आर्टिकल 350 ए, ये जो आर्टिकल 350 ए है वो किससे रिलेटेड है? मदर टंग एट प्राइमरी लेवल पे मदर टंग पढ़ानी है। अच्छा, उसके बाद जो आर्टिकल 41 ए, ठीक है। ये आर्टिकल सीधे ही, ये आर्टिकल 41 किससे रिलेटेड है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट और अदर केसेस। आर्टिकल 45 किससे रिलेटेड है? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, ठीक है। आर्टिकल
और 46 इससे रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड कलर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सब को एक एक लाइन में याद करके लाना है, लिख के लाना है। ठीक है, और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर डायरेक्ट टू प्रिंसिपल को करोगे भी नहीं तो ज़्यादा इशू नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप फंडामेंटल राइट्स, ये आपका होमवर्क है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्ट टू, और ये जो आर्टिकल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन निकल जाते हैं, सो प्लीज़ इनको अच्छे से देख लेना। अगर समझ नहीं आएगी देन मुझे बता देना कि कहाँ पे समझ नहीं आ रही है आपको, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारा आज क्लियर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज हमने पार्ट डी ख़त्म कर दिया। बाय बाय।